दिसंबर का महीना था। तकरीबन आधी रात होने को आई थी। पवन रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ विजय रामेश्वर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। आसमान में लगातार बादल गरज रहे थे और देखते ही देखते तेज बरसात शुरू हो गई थी। मौसम के बदलते मिजाज के कारण विजय को अब ठंड से कपकपी छूटने लगी। खराब मौसम के कारण लगता है आज कोई पैसेंजर नहीं है। पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। एक तो वैसे ही रात बहुत हो गई है, बस अब ट्रेन समय से आ जाए यार। अचानक प्लेटफॉर्म की बिजली कट हो जाती है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था और बिना बिजली के अब स्टेशन पर खड़ा होना विजय को बहुत कठिन लग रहा था। अचानक ही ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वहां एक ट्रेन आकर रुक जाती है। क्योंकि प्लेटफॉर्म पर कोई और पैसेंजर नहीं था, इसीलिए विजय जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन का डब्बा पूरी तरह से खाली था। सभी सीटें खाली पड़ी हुई थी, इसलिए सीट पर बैठने के बाद विजय अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसी के साथ ट्रेन चल पड़ती है। थकान के कारण विजय को हल्की झपकी आ गई थी। कुछ देर बाद विजय को महसूस होता है उसके चेहरे के ऊपर पानी की बूंदें गिर रही है। वो चौंक कर आंखें खोलता है। विजय ने नजर घुमाकर चारों ओर देखा। बोगी में बिल्कुल अंधेरा था। सन्नाटे की साएं साएं के बीच लगातार तेज बारिश के गिरने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। इसके साथ ट्रेन भी किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। विजय को कुछ असहज महसूस हो रहा था। उफ, मैं कितनी देर सो गया। ट्रेन रामेश्वरम पहुंच गई है क्या? मैं हूं कहां, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विजय ने अपनी कलाई पर लगी घड़ी में समय देखा। समय अभी भी 12:05 ही दिखा रहा था, यानी कि वही समय जब वो ट्रेन में चढ़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि ट्रेन में बैठने के बाद मेरी आंख लग गई थी और ट्रेन भी स्टेशन से छूट गई थी। फिर ये कैसे हो सकता है कि अभी भी रात के 12:05 ही हो रहे हैं? लगता है घड़ी खराब हो गई है। विजय ने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी 12:05 ही हुआ था। जीपीएस पर देखता हूं अभी किधर पहुंचा हूं। इतने सालों से इस रूट पर सफर कर रहा हूं, ऐसा भी कोई स्टेशन आता है पहली बार देख रहा हूं। विजय इंटरनेट पर अपनी ट्रेन की लोकेशन चेक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि आज की पवन से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो ट्रेन के अंदर बैठा हूं। यह क्या मजाक चल रहा है? कहीं मैं किसी गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया? नहीं, मैंने खुद देखा था, ट्रेन पर पवन एक्सप्रेस ही लिखा हुआ था। विजय का सर चकरा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विजय हैरान होकर मोबाइल की फ्लैश ऑन करके बोगी को घूम कर देखने लगता है। उसकी सीट के नीचे और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ट्रेन की खिड़कियों पर जंग लगा था, कांच टूटे हुए थे और पंखे मुड़े हुए नजर आ रहे थे। विजय का दिमाग समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। ट्रेन के अंदर इतना पानी कैसे और कहां से आ सकता है? जब काफी देर तक ट्रेन में कोई हलचल नहीं होती तो वह प्लेटफॉर्म पर उतरने का मन बनाता है। लगता है नीचे उतर कर ही देखना पड़ेगा। विजय स्टेशन पर उतरकर मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है, लेकिन नीचे उतरने के बाद उसका मोबाइल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो हैंग हो गया है। रह रह कर बादलों के गरजने और बिजली के कड़कड़ाने की आवाज दिल में हलचल पैदा कर रही थी। एक तो ये तूफान, ऊपर से मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। ट्रेन भी पता नहीं कहां आकर रुक गई है। आज का तो दिन ही मनूस है। पूरी की पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। लेकिन अगर ये स्टेशन है तो जरूर यहाँ पर स्टेशन मास्टर भी होगा। उससे पूछता हूँ कि ट्रेन यहाँ क्यों रुकी हुई है। विजय स्टेशन पर उतरकर यहाँ वहां घूम रहा था, लेकिन स्टेशन पर भी उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक धीमी सी रोशनी नजर आती है जो दूर लटकी एक लालटेन से आती दिखाई दे रही थी। लगता है उधर कोई है।
लालटेन के पास बेंच पर एक व्यक्ति अपना चेहरा ढक कर लेटा हुआ था। इतने खराब मौसम में ये कौन है जो घोड़े बेचकर सो रहा है? विजय जाकर उस व्यक्ति के चेहरे से चादर खींचता है तो चादर के अंदर से जो चेहरा उसे नजर आता है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सामने एक आदमी का गला सड़ा शव पड़ा हुआ था जिसका चेहरा फूला हुआ था, आंखें बाहर को लटकी हुई थी और कपड़े पानी में पूरी तरह भीगे थे। उस व्यक्ति को देख विजय घबराकर एक कदम पीछे हो जाता है। तभी उसे महसूस होता है उसका हाथ किसी ठंडी चीज से छू गया है। चौंक कर वो मुड़कर देखता है तो पीछे एक 7-8 साल का बच्चा उसका हाथ थामे खड़ा हुआ नजर आता है। बच्चे के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, शरीर पानी में भीगा हुआ और चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखों की पुतलियां गायब थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई जीवित बच्चा नहीं बल्कि मुर्दा हो। विजय का रोम रोम डर से कांप उठा था। तभी बेंच पर लेटा व्यक्ति उठ खड़ा होता है। कहाँ जाओगे बाबू? तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो, ये सब मेरा वहम है, ये सब सच नहीं हो सकता। विजय बच्चे से अपना हाथ छुड़ाकर उल्टे पांव भागने लगता है। तभी उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है। ये सीटी लगता है टीटी है, उसने मुझे देख लिया है। थैंक यू भगवान, मुझे तो लगा था आज ये मुर्दे मुझे यहां से जिंदा लौटने ही नहीं देंगे। अंधेरे में विजय को कोई व्यक्ति सामने खड़ा नजर आता है जो सीटी बजाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। काला कोट पहने वह व्यक्ति विजय को टीटी ही नजर आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। सर, ये कौन सा स्टेशन है? पता नहीं मैं कैसे यहाँ पहुँच गया। प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट ट्रेन कितने बजे जाती है यहाँ से? जो यहाँ आता है यहाँ से फिर कहीं नहीं जाता। यही तो है आखिरी मंजिल। अब यहाँ आए हो तो यहाँ से लौट नहीं पाओगे। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या बेहुदा मजाक है ये? मैं रेल मिनिस्टर को ट्वीट करूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। सबके सब लापरवाह लोग हैं आप। विजय गुस्से में हकलाते हुए बोलता जा रहा था और सामने टीटी के वेश में खड़ा व्यक्ति हंसता ही जा रहा था। अचानक स्टेशन पर लगे बल्ब स्पार्क करने लगते हैं और अभी तक बंद पड़े बल्ब जल उठते हैं। बल्ब की हल्की रोशनी में विजय देखता है कि टीटी का भी पूरा शरीर पानी में भीगा है। उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह फूलकर डरावना हो गया है और वो अपनी निर्जीव सफेद आंखों से लगातार विजय को ही घूर रहा है। तभी विजय की नजर अपने पैरों की ओर जाती है। यहाँ रेत कैसे आ गया? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते स्टेशन पर रेत और पानी बढ़ने लगता है। ऐसा लगता था कुछ देर में पूरा स्टेशन पानी में डूब जाएगा। विजय बुरी तरह घबरा गया था। वो सर पर पांव रखकर दौड़ने लगता है। तभी सामने लगे बोर्ड पर उसकी नजर जाती है और उसी के साथ उसकी सांस अटकने लगती है। धनुषकोडी, ये धनुषकोडी स्टेशन है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये स्टेशन तो 50 साल पहले समुद्र में समा गया था। उसके बाद से इस रेलवे लाइन पर कभी कोई ट्रेन नहीं आई। यह सच नहीं हो सकता। यह सब मेरे दिमाग का वहम है। मैं शायद कोई बुरा सपना देख रहा हूं। यह सच नहीं हो सकता। तभी विजय की नजर सामने से आती पानी पर जाती है जो तेजी से उसकी ओर ही बढ़ रहा था। विजय को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई उसकी ट्रेन हॉर्न देती है। लगता है ट्रेन छूटने वाली है। विजय दौड़ते हुए वापस ट्रेन में चढ़ जाता है और उसी के साथ ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन में बैठने के बाद विजय देखता है कि इस बार ट्रेन खाली नहीं है, बल्कि ट्रेन में काफी लोग सवार हैं। एक औरत गोद में बच्चा लेकर उसे सुला रही है। एक आदमी सीट पर बैठा झपकी ले रहा है। विजय भी जाकर सीट पर बैठ जाता है।
और जोर जोर से सांस लेने लगता है। डर और घबराहट के कारण अचानक उसको चक्कर आता है और वो अपने होश खो बैठता है। अगली सुबह उसकी नींद लहरों की आवाज से खुलती है। आंख खोलकर वो खुद को रामेश्वरम में समंदर के किनारे पाता है। सूरज उग चुका था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लोग आ जा रहे थे, मछुआरे जाल डाल रहे थे। सब बिल्कुल ऐसा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं बच गया? विजय ने उलट पलट कर अपने हाथ देखे। सब ठीक था, कोई चोट नहीं, कहीं कोई जख्म नहीं। शायद वो सब एक बुरा सपना था। हाँ, बुरा सपना ही था। लेकिन मैं यहाँ बीच पर, तभी उसकी नजर दूर खड़े एक पुरानी ट्रेन के डब्बे पर पड़ी। विजय उसकी तरफ बढ़ने लगा। ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर वही सन्नाटा, वही जंग लगी सीटें, वही टूटे कांच, और फिर उसकी नजर एक सीट पर पड़ी। वही सीट जहां कल रात विजय बैठा था। वहां एक लड़के की लाश पड़ी थी। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, कपड़े गीले, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें बाहर। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने नजदीक से वो चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। वो लाश कोई और नहीं, खुद विजय ही था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। नहीं, यह मैं नहीं हो सकता। मैं तो यहां जीवित हूं। ये लाश किसी और की है। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक विजय का पैर किसी से टकराता है। विजय ध्यान से देखता है। वो कल रात को बच्चे को सुला रही औरत की सड़ी गली लाश थी। उसके ही पास उसका बच्चा भी था। वो सभी लोग जो कल रात उसे ट्रेन में दिखाई दिए थे, सभी की सड़ी गली लाश ट्रेन के डब्बे में पड़ी नजर आ रही थी। विजय ट्रेन से निकलकर बाहर आता है और तेज कदमों से चलने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। उस रात ट्रेन धनुषकोडी के स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी। अचानक आए तूफान से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। इससे पहले कि कुछ कर पाते, पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में समा गई। जो भी इस ट्रेन में बैठा था कभी वापस नहीं लौट सका। तू भी अब कभी वापस नहीं लौट सकेगा। धनुषकोडी में तुम्हारा स्वागत है। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। यह सब मेरे दिमाग का वहम है। मुझे यहां से दूर जाना होगा। विजय पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। तभी उसने महसूस किया कि दौड़ते हुए उसके पैरों के निशान रेत पर बन ही नहीं रहे हैं। वो बुरी तरह से चीख रहा था, लेकिन आसपास से गुजर रहे लोग उससे बिल्कुल अनजान थे। मेरे पैरों के निशान क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो क्या मैं? विजय ने मुड़कर स्टेशन मास्टर की ओर देखा। उसे वहां टीटी के अलावा बाकी मर चुके लोगों की आत्मा भी खड़ी नजर आती है, जो हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुला रही थी। अगले ही पल वो खुद को फिर से धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर पाता है, जहां प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी हुई थी। स्टेशन पर अंधेरा था और आसमान में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। विजय की आत्मा बाकी लोगों की तरह हमेशा के लिए इस स्टेशन पर फंस कर रह गई थी, जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि इस स्टेशन पर कोई ट्रेन आए और उन्हें इस तूफान से बचाकर वहां से निकाल ले जाए। साल 1956 में धनुषकोडी में पूरी ट्रेन तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी। धनुषकोडी शहर वीरान होकर समुद्र में लीन हो गया था और तब से लेकर आज तक वो रेलवे स्टेशन खंडहर बना अपनी तबाही की कहानी खुद में समेटे खड़ा है। उस रात मरने वालों की आत्मा आज भी वहीं कैद है। तभी तो धनुषकोडी को घोस्ट सिटी कहा जाता है। अगर आप कभी रामेश्वरम जाए
तो भूल कर भी रात के समय धनुषकोडी में ना रुके। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।